तो स्टार्ट करें। आज हमें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, लेकिन आपके नए सिलेबस के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें अब नहीं हैं। हम इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है, किस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बहुत बेहतर तरीके से, जितना बेहतर हो सकता है मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूँगा। अगर लगता है कि कुछ चीज़ें डाउट हैं तब बेझिझक पूछते रहना, ठीक है। हमें इस चैप्टर में बेसिकली अब पढ़ना क्या क्या है उनको देखते हैं। हमें पढ़ना है टॉपिक्स इस चैप्टर में जो कवर करने हैं वो कैसे करने हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाएगी इसमें हमारे पास क्या है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है। हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन कैसी है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है। जब हम बैलेंस करना सीख जाएंगे तो उसके बाद हमें रिएक्शन पढ़ना है कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। रिएक्शन जो पढ़नी है हमें 4 टाइप की पढ़नी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमें पढ़ना है हीट के बारे में। इन 3 टॉपिकों को नए सिलेबस के हिसाब से या तो हटा दिया गया है या फिर कुछ नई चीज़ अपडेट नहीं हुई है, तो जैसे ही अपडेट हो जाएंगे आपको भी अपडेट कर दिया जाएगा। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चीज़ें क्या हैं। तो जितने भी हम चीज़ें देखते हैं, केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। यानी कि जब भी हम कोई चीज़, 2 चीज़ों को मिलाएंगे, जब भी हम किसी भी चीज़ को मिलाते हैं और एक नई चीज़ बनती है और वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब भी हम किसी 2 चीज़ों को मिलाते हैं, एक नई चीज़ बनेगी और वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसी को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। और इसमें एक चीज़ और डिपेंड करेगी, कोई पहले की तरह वापस नहीं हो सकता। जैसे कि हमने चीनी और पानी का एक घोल बनाया, एक मिक्सचर बनाया, और इस मिक्सचर को हम फिर वापस पानी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना तो चीनी में कन्वर्ट कर सकते। ये जो नया मिक्सचर है, चीनी और पानी की अलग प्रॉपर्टी है और जो उसका शरबत बनता है उसकी बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी है। तो केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है। केमिकल रिएक्शन क्या है, अ प्रोसेस विच अ न्यू केमिकल। देखो, केमिकल की बात कर रहे हैं या तो केमिकल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि या तो कोई एक चीज होगी या तो एक से ज्यादा होगी। केमिकल और केमिकल्स का मतलब यही है, एस लगने से प्लूरल हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि केमिकल चीजें होंगी या तो कोई एक ही चीज होगा, और एक चीज के बाद या तो एक चीज में कोई रिएक्शन होगी या तो एक से ज्यादा चीजों में रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा, एक नई चीजों को फॉर्म करेगा, वो एक नई चीजों को बनाएगा। और नई चीजों को बनाने के साथ, अच्छा, नई चीज जो बनाएगा वो पहले से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होगी पहले से। और चीज आप ये भी देखोगे, जो अच्छा, कोई भी चीज रिएक्शन होने के लिए हमने केमिकल रिएक्शन कर तो देंगे, लेकिन उसके लिए फेवरेबल कंडीशन भी होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन भी होनी चाहिए। जैसे कि हम अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, खाना पीना अगर हमारा जल्दी खराब हो जाता है, किसकी वजह से, गर्मी की वजह से। खराब ना हो यानी कि केमिकल खराब हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, और केमिकल रिएक्शन हुई है यानी कि हीट मिला है उनको। अगर हमको हीट ही ना दें, यानी कि हम उसको खाने को फ्रिज में रख दें, क्या हमारा खाना खराब होगा? नहीं खराब होगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। यानी कि यहाँ पर भी खाना अगर खराब हुआ है तो उसमें भी क्या हुआ है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, और केमिकल रिएक्शन हुई है यानी कि वो हीट की वजह से हुई है। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से हुई है, वो हीट की वजह से हुई है। और जब हम उसको हीट ही नहीं देंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो वही चीजें बताई गई हैं, जैसे कि सम कंडीशन के बारे में बात करी गई है। सम कंडीशन में, हर एक कंडीशन में आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, कंडीशन अप्लाई होगी। हमेशा केमिकल रिएक्शन करने के लिए आपकी क्या होगी, कंडीशन अप्लाई होगी। हर कंडीशन में आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अ प्रोसेस विच अ न्यू केमिकल आर फॉर्म, यानी कि जब भी कोई नई चीजें बनेंगी, केमिकल रिएक्शन हम तभी कहेंगे। कोई नई चीज बनेगी तभी हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और जो नई चीज बन जाएगी हम उसको पहले की तरह नहीं कहेंगे, पहले की तरह कर ही नहीं सकते, वो भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे कि दूध से हमने दही बना लिया, दूध से दही बन जाता है, क्या दही से दूध बन जाएगा? नहीं हो सकता, वो भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। क्या पानी से जब हमने बर्फ बना लिया,
क्या बर्फ से पानी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या वो केमिकल रिएक्शन है? वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। जो पहले की तरह हो जाएगा वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, और जो पहले की तरह हो ही नहीं सकता वो केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या है कि फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, और फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, उसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, वरना केमिकल रिएक्शन हुई नहीं है। नई चीज बनेगी कोई ना कोई चीज, तभी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। और फेवरेबल कंडीशन बहुत जरूरी है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या है, अब आप इस चीज को समझो। जैसे कि मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस है और हमारे पास फिर ऑक्सीजन गैस है, हमने इनको कंबाइन किया। हाइड्रोजन गैस है और हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, हमने इन दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। कंबाइन होने के बाद क्या हुआ कि मेरे को पूरा हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, मुझे पूरा हाइड्रोजन लिखना पड़ा, मुझे पूरा ऑक्सीजन लिखना पड़ा, और फिर जाके मुझे क्या लिखना पड़ा? वाटर लिखना पड़ा। फिर जाके मुझे एक साइड क्या लिखना पड़ा? वाटर लिखना। इतनी सारी चीजें, ये तो बिल्कुल केमिकल, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है। केमिकल की दुनिया में बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है। हम जब केमिकल की दुनिया में जाते हैं तो केमिकल के फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा। और हम इस चीज को 9th क्लास में सीख चुके हैं कि हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला को हम सिंबल्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हम कभी भी किसी भी एलिमेंट को हम किसके रूप में दिखाते हैं? सिंबल्स के रूप में दिखाते हैं। तो जब हम अपने केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग सिंबल्स की फॉर्म में यूज करना शुरू करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन यानी कि कुछ ना कुछ गणित लगी होगी, कुछ ना कुछ मिलाया गया होगा, और मिलाने का कुछ ना कुछ तरीका रहा होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न रहा होगा, तो वही क्या है, सबका एक इक्वेशन बनती है। किसी ना किसी कंडीशन से उनको ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी का कुछ भी मिला देंगे। 9th क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, यानी कि जब भी कोई ना कोई चीज मिलाई जाएगी उनका रेशियो कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में और लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन में हमने क्या चीजें पढ़ी थी? दो चीजें पढ़ी थी। केमिकल, जब हम केमिकल इक्वेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो कोई चीज बना नहीं सकते, किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल उसके रूप जो होगा उसको केवल हम नए रूप में लेके जाते हैं, यानी कि उसका फॉर्मेशन जो होता है नए तरीके से करते हैं। इसके बारे में पढ़ा था। और एक नई चीज पढ़ी थी, किस चीज के बारे में? जो हम इनको मिलाएंगे उनका रेशियो कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। इन दो चीजों को लेकर ही ये पूरी केमिस्ट्री डिपेंड रहती है। कभी भी हम कुछ भी ऐसी आलतू फालतू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर करोगे तो एक नई चीजों को वो फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगी, कुछ नई चीजें हो जाएंगी, आग लग जाएगी, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। तो वही चीजें बता रहे हैं कि जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, इतने बड़े बड़े नाम को हम नहीं लिखते। हम केवल किसका इस्तेमाल करते हैं? केवल हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल हमारा H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल हमारा O होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? H2O बनते हैं। हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये चीजें इस तरीके से हमारी, यही चीजें क्या बताती है? हमारे पास एक इक्वेशन बनाती है। यही क्या है? हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। यानी कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम किसी सिंबल्स की फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारे पास केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या कहलाता है? हमारे पास केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, केमिकल इक्वेशन को हमें और अच्छी तरीके से समझने के लिए क्या चीजें करनी पड़ती हैं? चीजों को बताना पड़ता है कि क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है और क्या गैस है। क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है और क्या गैस है। देखिए, जो भी चीज गैस के रूप में होगी, या तो जब हम कोई भी चीज मिलाएंगे या तो सॉलिड होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी। तो सॉलिड जब होगी, तो जब सॉलिड होगा तो हम उसके आगे लिखते हैं सॉलिड, जब लिक्विड होगा तो हम उसके आगे लिखते हैं लिक्विड, और जब गैस होगा तो हम उसके आगे लिखते हैं गैस। ठीक है, जब सॉलिड होगा तो हम उस एलिमेंट के आगे क्या लिखते हैं? S लिखते हैं। जब वो लिक्विड की स्टेट में होगा तो हम, जैसे कि जिंक है, जैसे कि मैंने लिखा, मान लीजिए जिंक लिखा, जिंक कैसा होता है? सॉलिड होता है, हम उसके आगे S लिख देंगे। ये हमें समझने के लिए होता है। जबकि केमिकल रिएक्शन, जब हम रिएक्शन करते हैं, इसमें इसका कोई पार्ट नहीं होता, केवल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम डिनोट करके रखते हैं कि वो S क्यों लिख रहे हैं, हम L क्यों लिख रहे हैं, हम G क्यों लिख रहे हैं, ये चीजें बताता है इसको। इसका केमिकल इक्वेशन में बेसिकली कोई पार्ट नहीं होता। केमिकल इक्वेशन में कुछ ये समझ, केवल ये हमारी समझ के लिए होता है कि हम S लिख रहे हैं। देखिए, जैसे कि जब हम हाइड्रोजन को, जब हमने अपनी इस रिएक्शन को दिखाया है, जब हम लोग का हाइड्रोजन क्या है? गैस है।
ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन जब हमने इसको दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, पानी बन गया, और ये क्या है, एक प्रकार का लिक्विड है। ठीक है, तो ये चीज, अच्छा इसमें दो चीजें और होती हैं, जो चीजें पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, वैसे एलिमेंट जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उसके आगे हम AQ लिखते हैं। जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनके आगे हम AQ लिखते हैं, और जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं उसको पार्टिसिपेट यानी कि हम PPT लिखते हैं, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल का मतलब होता है नहीं मिलते, सॉल्युबल का होता है मिल जाते हैं। जैसे कि चीनी है, चीनी पानी में मिल जाती है तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे, हम AQ लिखेंगे। लेकिन जो चीजें पानी में नहीं मिलेंगी उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं PPT लिखते हैं, जो पानी में नहीं मिलती। जैसे कि हम अगर रेत मिला रहे हैं तो रेत पानी में तो मिलता नहीं है, प्रैक्टिकल हमने करके देख लिया था, रेत पानी में तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, PPT का इस्तेमाल। ये कुछ भी जरूरी नहीं होता। अच्छा, हम कभी कभी इनका AQ लिखने की बजाय, चाहे PPT लिखने की बजाय हम ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं, या फिर हम डाउन अप एरो लगाते हैं। ये बताता है कि ये पानी में नहीं मिलेगा, और ऊपर की तरफ एरो बताते हैं पानी में मिल जाएगा। नीचे की तरफ डाउन वाला एरो बताता है कि ये पानी में नहीं मिलेगा, और ऊपर की तरफ एरो बताते हैं पानी में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी चीजें क्लियर हो गई। और भी देखते हैं इसमें और भी क्या चीजें हैं। जितनी भी चीजें हमारे जो भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही होगी, जो भी चीज उसमें पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि कोई भी गेम हो रहा होगा, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, कंपाउंड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए वो कहलाएंगे रिएक्टेंट। जो भी चीजें उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए मिलेंगे, आपस में आके दोस्ती करेंगे, उनको कहेंगे हम लोग रिएक्टेंट। और जब वो जब रिएक्शन कर जाएंगे और जब हम उनसे कुछ ना कुछ नई चीज बनेंगे वो कहलाएगा प्रोडक्ट। जैसे कि हम बिस्किट बनाना चाहें तो हमें क्या क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, मैदा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए। कोई भी सब्जी बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट चाहिए, और फाइनली क्या बनके तैयार होती है, हमारी सब्जी बनके तैयार होती है। तो जो सब्जी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो क्या था, रिएक्टेंट, और जो उनसे मिलकर बना वो क्या बना, प्रोडक्ट बना। जो भी चीजें हमारे पास जो रिएक्टेंट में थी वो, और जो प्रोडक्ट में था वो, रिएक्टेंट ही आगे चल के क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फिर कोई सिमिलैरिटी नहीं रहती है, बिल्कुल ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। जैसे कि चीनी सॉलिड स्टेट में होती है, पानी सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जब उनका शरबत बना दे तो चीनी भी किसी स्टेट में हो जाती है, लिक्विड स्टेट में हो जाती है, बिल्कुल उसका स्टेट चेंज हो जाती है। तो हमें केमिकल रिएक्शन को करने के लिए ये सारी चीजों को देखना पड़ता है कि हमें कि उसकी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम उसको पहले की तरह कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम उसको पहले की तरह कर ही नहीं सकते। तो रिएक्टेंट साइड पे क्या रहेगा और प्रोडक्ट साइड पे, अच्छा यहीं पे हम सीखते हैं हमने अपने 9th क्लास की जो शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर में ही सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि जितना भी रिएक्टेंट साइड पर एटम का भार है, एटम जितने भी रिएक्टेंट साइड पर है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड पर होने चाहिए। क्योंकि हमने यहां सीखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने से पहले और करने के बाद उनके एटम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है किसी भी एटम को हम केमिकल रिएक्शन में ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हम ना तो किसी एटम को बना सकते हैं और ना ही किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन या मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। तो इसी चीज को करते समय हमारे पास क्या होता है, जब हम केमिकल रिएक्शन को करते हैं तो कुछ अदर जब नई चीजें रिएक्शन करती हैं या फिर उसमें से कुछ गैस निकल जाती है या फिर कोई नई चीज का फॉर्म होता है, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कुछ एटम का फेरबदल हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ गैसेस निकल गई यानी कि हवा में चली गई। अब हमारे उस बाउल में क्या है, बर्तन में तो है नहीं। जब कोई चीज नई चीज फॉर्म होती है, हो सकता है कुछ ना कुछ नई चीज ऐड ऑन हो जाए। तो रिएक्टेंट साइड जब हम रिएक्शन कर लेते हैं तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे उनके मास में चेंजेस आ जाते हैं, उनके एटम में चेंजेस आ जाते हैं। और इन्हीं चेंजेस को जब हम क्या करते हैं कि जब बराबर करने की कोशिश करते हैं तो यही कहलाता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो अनबैलेंस कैसे हो जाता है, कुछ गैसेस निकल रही हैं उसमें से, कुछ हीट की वजह से कुछ एटम का आपस में ब्रेक डाउन हुए हैं, कुछ नई चीजें ऐड ऑन हुई हैं, कुछ बाहर से चीजें आई हैं या फिर अंदर से चीजें बाहर चली गई हैं। तो क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर चीजें अलग अलग हो जाती है। और हम इन्हीं चीजों को समझने के लिए क्या करते हैं, हम इनको, जब हमें दिखता है कि अनबैलेंस हो चुके हैं, तो हमारे पास केमिकल चीजों में, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ भी चीजें डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम बैलेंस और अनबैलेंस पढ़ते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, यानी कि हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन कितने टाइप की चलेगी, दो टाइप की। एक चलेगी हमारी LHS पे और एक चलेगी हमारी RHS पे। कभी भी याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें होंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें होंगी वो बराबर के RHS के नहीं होगी, वो हमारी इनसे मिलकर बनी है, तो हम सिंगल एरो से इसका इस्तेमाल करेंगे। ये चीजें लिखने का तरीका होता है। आप कभी भी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, ये चीजें आप इक्वल के साइन के साथ आप इसको डिनोट नहीं कर सकते। इक्वल के साइन की जगह आप किसका इस्तेमाल करोगे, एरो का। ये आपका LHS साइड होगा, ये आपका रिएक्टेंट साइड होता है, ये आपका क्या रहेगा, रिएक्टेंट साइड होगा, और इधर जो बनेगा वो भी क्या होगा, आपका प्रोडक्ट साइड होगा। लेफ्ट हैंड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड पे प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, ये चीजें यहां तक तो चीजें ठीक है। अच्छा, लेफ्ट पे रिएक्टेंट और राइट पे प्रोडक्ट है। लेफ्ट पे सबसे पहले हम बैलेंस को करना कैसे सीखते हैं। अच्छा, बैलेंस करने से पहले मैं आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना थोड़ा सिखा देता हूं, उसके बाद हम बैलेंस करना भी सीख लेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आप मेरी कुछ एक स्टोरी ध्यान रखिए। एक A नाम के लड़के की शादी एक B नाम के लड़के के साथ, B नाम की लड़की के साथ हुई। B नाम के, हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार से क्या होता है कि हम अपने सर पे कुछ भार लेकर जाते हैं, अपने टोकरियों में कुछ मिठाई हो गई, कुछ फल हो गए, अलग अलग चीजें लेकर जाते हैं। तो लड़के वाले भी अपनी तरफ से लेकर आते हैं, लड़की वाले भी अपने तरीके से लेकर आते हैं। तो लड़के वाले भी कुछ ना कुछ अपने यहाँ क्या लेता है, मिठाई लाते हैं। मान लेते हैं इस केस में A नाम का जो लड़का था, इसने अपने घर से 4 टोकरी मिठाई लेकर आया। सर पे मिठाई लाद कर लाई जाती है, तो हमने कहाँ रखा है उसको, सर के ऊपर। B नाम के व्यक्ति थे, ये थोड़े लड़की वाले थे, गरीब थे, इन्होंने क्या रखा, 2 ही मिठाई रखी है, 2 ही मिठाई। अच्छा, 2 ही मिठाई रखी है, तो 2 मिठाई जब रखी है तो क्या होता है कि मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। मिठाइयों का जब आदान प्रदान होता है, दोनों का विवाह हो जाएगा, तो हमने इन दोनों का विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद मिठाइयों का जो आदान प्रदान होगा, इसकी मिठाई हम यहाँ रख लेते हैं, अब उठा के जमीन पे तो रखेंगे ही, और इसकी मिठाई को हम यहाँ रख देते हैं। इस तरीके से क्या हो जाता है, मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। ठीक यही होता है हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से होता है, हाइड्रोजन को ऐसे मिलाया जाता है, यानी कि जिसके एक अगर एटम है तो यानी कि पॉजिटिव का 1 था और ये नेगेटिव का 2 था। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये मैं भी आपको समझा देता हूँ। क्या रहेगा, जब ये इनकी मिठाइयां एक्सचेंज करेंगे, इनकी मिठाइयां एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी मिठाई इसके पास और इसकी मिठाई इसके पास। तो एक हम कभी भी लिखते नहीं हो, तो ये फॉर्मूला ये बनता है। कोई पूछे कि पानी में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 एटम होता है। ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। हाइड्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। अब वो आपको समझाने लगेगा। हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम दिख रहा है, तो उसने क्लास 9th नहीं पढ़ी होगी। अगर पढ़ा होता तो उसको ये फॉर्मूला लिखना आ रहा होता। अच्छा, कभी भी विवाह जब होता है, अच्छा जब भी विवाह हो रहा होता है, शादी वगैरह जब भी होती है, तो लड़का और लड़की के बीच में ही होगी। तो जब भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी, जब भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी, तो याद रखिएगा पहले मेटल लिखा जाएगा और बाद में नॉन मेटल लिखा जाएगा। इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन हमेशा किसके किसके बीच में होगा, मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में। नॉन मेटल के मुकाबले थोड़े से कमजोर होते हैं। एक लोहे की रॉड हो, एक प्लास्टिक की रॉड हो, दोनों में से मजबूत कौन सी है, लोहे की रॉड ज्यादा मजबूत है, तो हम उसको पहले रखते हैं। कभी भी मेटल को रिएक्शन में पहले रखा जाता है और नॉन मेटल को बाद में रखा जाता है। यानी कि लड़के वाले हमेशा कहाँ रहेंगे, पहले, और लड़की वाले बाद में। मिठाइयों का आदान प्रदान आपको क्लियर हो गया किस प्रकार से। अच्छा, ये जो मैंने इनको आपको जो मिठाइयां बताई हैं, ये प्लस और माइनस की जो मिठाइयां बताई है, ये प्लस आयन होते हैं और ये नेगेटिव वाले आयंस होते हैं। इनको आयंस और कटायंस कहते हैं, अनायंस और कटायंस कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये बताता है कि वो मेटल है,
पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव लगा हुआ है तो वो ये बताता है वो क्या है, वो मेटल है। और कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो वो क्या बताता है, वो नॉन मेटल है। अगर किसी के भी आगे अगर वो मेटल है तो कैसा चार्ज दिखाएगा, वो पॉजिटिव का, और अगर नेगेटिव है तो वो नॉन मेटल का चार्ज दिखाएगा। और हमेशा भी केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो किसके किसके बीच में होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होगी। जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का ही फॉर्मूला लिखोगे, इसके अलावा आप कुछ भी आप ऐसा नहीं लिख सकते। दो मेटल को आप नहीं कर सकते, चाहे ए नाम का कोई मेटल है उसको बी नाम के मेटल के साथ आप नहीं कर सकते, चाहे दो मेटल नहीं हो सकते, दो नॉन मेटल नहीं हो सकते। याद रखिएगा, दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे कभी भी, दो नॉन मेटल आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। हमेशा रिएक्शन किसके बीच में होगी, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। लिखने के लिए पहले मेटल को लिखा जाएगा, बाद में नॉन मेटल को लिखा जाएगा। जब इनके आयंस को हम एक्सचेंज करेंगे तब जाके हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला डिसाइड होता है। कैसे करते हैं, देखिए ये है आपके केमिकल लिखने की ये है आपका केमिकल लिखने का पूरा तरीका। ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे प्लस वाले दिख रहे होंगे, ये सारे आपको मेटल दिखेंगे, ये सारे आपको दिखेंगे मेटल, और ये सारे दिखेंगे आपको नॉन मेटल। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा है, हाइड्रोजन बिल्कुल बिचौलिए की तरह काम करता है। हाइड्रोजन शादी में बिल्कुल किसकी तरह काम करता है, बिचौलिए की तरह। कभी कभी वो मेटल की प्रॉपर्टी को दिखाएगा और कभी कभी वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को दिखाएगा। जैसे कि एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि COOH, ये हाइड्रोजन कहाँ है, बाद में, यानी कि ये किसको दिखा रहा है, इस समय किसको दिखा रहा है, ये नॉन मेटल को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अब हाइड्रोजन क्या दिखा रहा है, अब ये मेटल को दिखा रहा है। यानी कि हाइड्रोजन बिल्कुल शादी में उस बिचौलिए की तरह होता है, अगुआ की तरह जिसे कहते हैं। वो कभी कभी लड़कियों के साथ भी रहता है और कभी लड़कों के साथ भी रहता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमेशा किसके रूप में दिखेंगे आपको, पॉजिटिव नेगेटिव। बिचौलिया एक ही होता है, 10 बिचौलिए तो होते नहीं है, तो बिचौलिया एक ही होता है, जो कौन है, हाइड्रोजन। पूरी केमिस्ट्री में बिचौलिए का काम कौन करता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है, वो कभी कभी किसके साथ दिखेगा आपको, फॉर्मूले में पहले भी दिखेगा। तो जिस फॉर्मूले में तुम्हें पहले दिख गया, समझ जाना वो क्या, किसका रूप दिखा रहा है, वो मेटल का। और जिसमें वो बाद में दिखा, यानी किसका रूप दिखा रहा है, वो नॉन मेटल का। अब देखते हैं किसको क्या, देखो सोडियम को। अब जब भी फॉर्मूला बनेगा इनके और इनके मिक्सअप के साथ ही बनेगा। पहले मेटल लिखा जाएगा, बाद में नॉन मेटल लिखा जाएगा, ठीक है, पहले मेटल और बाद में नॉन मेटल। देखिए जैसे कि क्या हुआ, देखिए जैसे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। सोडियम का क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है। सोडियम का क्या है, इसमें एक पॉजिटिव है, और क्लोरीन का क्या है, एक नेगेटिव है। तो सोडियम का क्या रखा हमने, Na रखा। इस देखो जब भी, अच्छा एक एक टोकरी जब हम लेकर आते हैं तो कभी भी एक टोकरी को नहीं दिखाते हैं। एक एक मिठाई लेकर आए हैं, दोनों लड़के वाले लड़की वाले, कोई मुझे बताएगा ये सोडियम ये पॉजिटिव जो दिखाई है मेटल है कि नॉन मेटल है। ये इस केस में मेटल है और क्लोरीन क्या है, इस समय नॉन मेटल है। जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो देखिए बिल्कुल साफ साफ लिख दिया, किसी प्रकार का कोई आयंस के चार्ज को नहीं दिखाया गया है। लेकिन इसके पास देखिए, इसके पास भी दो मेटल थे, इसके पास भी दो आयंस थे, इसके पास भी दो आयंस थे। इसके देखिए दोनों को आयन को बिल्कुल एज इट इज, लेकिन ये चार देखोगे आपने एज इट इज इसने लिख रखा है। तो कुछ जो शादी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मिठाइयों को अपनी जेब में रख के लाते हैं, तो क्या वो तो लड़कियों को नहीं दे देते हैं। शादी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मिठाइयों को कहाँ रख के लाते हैं, अपनी जेब में। जो जेब में रख के लाते हैं वो जेब में ही रखे रहते हैं, वो किसी को नहीं देते। लड़की के साथ उसको, लड़के वालों के साथ उसका एक्सचेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कभी भी फॉर्मूले में केवल आयंस का एक्सचेंज होता है। देखिए यहाँ पर 2 डब्बे मिठाई ये भी लाए थे और 2 डब्बे मिठाई ये भी लाए, तो इसके मिठाई इसके सर, इसकी मिठाई इसके सर। लेकिन ये जो 4 डब्बे जो मिठाई अपने जेब में भर के लाया था, उसने अपने जेब में ही भर रखा है, उसके साथ कोई भी फेरबदल नहीं किया उसने, ठीक है। और भी चीजें देखिए, किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि लेड का Pb होता है +2 होता है, इसको सल्फाइड के साथ हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फेट बन जाता है। सल्फाइड के साथ मिलाएंगे क्या बन जाएगा, ये लेड सल्फेट बन जाएगा। इसके साथ ऑक्साइड है। अच्छा ऑक्सीजन की चीजें मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ऑक्सीजन में क्या होता है, अगर सिंगल लिखा हुआ है तो ये ऑक्सीजन है, अगर ये O2 लिखा हुआ है तो ऑक्साइड है, अगर O3 लिखा है तो ये ओजोन है, अगर सिर्फ सिंगल दिख रहा है तो ये ऑक्सीजन है, अगर O2 दिख रहा है किसी के साथ तो ऑक्साइड है, अगर किसी के साथ O3 दिख रहा है तो ये ओजोन है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बड़े डरपोक होते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत डरपोक होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं दिखते।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी अकेले या तो ये अपने साथ अपने जैसा ही लेकर घूमेंगे या तो किसी और के साथ घूमेंगे। ये केमिस्ट्री की दुनिया में ये दो ऐसे एलिमेंट होते हैं, या तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी चीजें होती हैं ये कभी भी अकेले नहीं दिखते, या तो आपको ये दो दिखेंगे और या तो ये किसी न किसी के साथ जुड़े दिखेंगे, या तो ये दो दिखेंगे या तो किसी न किसी के साथ ये जुड़े दिखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको हाइड्रोजन अकेला दिख जाए। जैसे कि इस वाले केस में भी अगर मान लो H2O दिखा रहा हूं तो किसके साथ दिख रहा है तुम्हें? ये ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है। कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं दिखता और ना ही आपको ऑक्सीजन अकेला दिखेगा, ये हमेशा किसी न किसी के साथ मिले रहते हैं, हमेशा किसी न किसी के साथ कैसे रहते हैं? मिले ही रहते हैं। और ये ऑक्सीजन के ही दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के ही दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। और ऑक्सीजन की दोस्ती सबसे खतरनाक होती है, ऑक्सीजन की दोस्ती बिल्कुल ही खतरनाक होती है। ये ठीक उसी ऑक्सीजन एक ऐसा दोस्त है, ठीक उसी दोस्ती की तरह बिहेव करता है जो आपके साथ रहकर ही आपको खाते रहता है। आपके साथ रहकर ही क्या करेगा? आपको खाएगा। कैसे खाएगा? जैसे कि मान लीजिए मैंने जिंक के साथ मैंने क्या मिला दिया? ऑक्सीजन मिला दिया। जिंक के साथ मैंने क्या मिला दिया? क्योंकि ऑक्सीजन मिला दिया और क्या बना देगा? ये जिंक ऑक्साइड बना देगा। ये कुछ ऐसा बना देगा, जिंक ऑक्साइड टाइप बना देगा। और जिंक ऑक्साइड क्या होता है? जिंक को ही धीरे धीरे वो खाने लगेगा। जैसे कि आयरन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ मिला दूं तो आयरन ऑक्साइड बना देगा। और आयरन ऑक्साइड क्या होती है? जंग होती है। ये वो वाली वॉर वाली जंग नहीं है जिसको हम कोरोड कहते हैं, जंग लगना। लोहे में जो जंग लग जाती है वो वाली जंग है ये। यानी कि हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ दोस्ती किसी के साथ भी अच्छी नहीं है। कहने के लिए तो वो उसके साथ रहता है, बहुत जल्दी उसके साथ दोस्ती भी कर लेगा, चिपक भी उसके साथ बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या कर देगा? उसको खत्म कर देगा। ठीक उसी दोस्त की तरह होता है जो आपके साथ रह करके आपके सारे पैसे खा जाता है और बाद में जब आप खत्म हो जाते हो आपको छोड़ के कहीं और चला जाता है। ठीक कैसा है वो? केमिस्ट्री की दुनिया में वो कौन है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन अकेला नहीं आता, अपने साथ किसी को लेकर आता है। चलिए और देखते हैं क्या है इसमें। देखें इसमें केमिकल, ये सारी चीजें आपको केमिकल रिएक्शन करने के लिए है कि केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल फॉर्मूला को हम लिखते कैसे हैं। तो ये उसका नाम है, ये उसका क्या है? सिंबल है। जब हम केमिकल फॉर्मूला को जो हम सिंबल की फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं वही क्या बन जाती है? हमारे पास केमिकल इक्वेशन बन जाती है। ये जितने भी है ये सारे आपके मेटल हैं और जितने भी है ये सारे आपके नॉन मेटल हैं। तो मेटल है और दूसरी साइड नॉन मेटल है और इन दोनों के मिक्सर से ही क्या बनते हैं? हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बनते हैं। केमिकल फॉर्मूला कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के, एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस। जब रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड पे, जब रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जब हमारे पास एक एटम जो होते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं तो हम वैसी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और जब रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे जब चीजें अनबैलेंस रहती है, एटम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका भार अलग अलग रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं? बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब चीजें थोड़ा सा और समझते हैं इसमें कि कुछ बैलेंस करने के नियम क्या होते हैं। बैलेंस करने के नियम क्या है? जैसे कि ये प्लस दिखाता है कि यहां पर भी कुछ ना कुछ होगा और यहां पर भी कुछ ना कुछ होगा। ये प्रोडक्ट साइड बताता है कि यहां पर भी कुछ ना कुछ होगा और यहां पर भी कुछ ना कुछ होगा। कभी भी जैसे कि यहां पर अगर हमें H लिखा है और इस साइड भी H लिखा है, HS लिखा है, हम मान के चलते हैं कि HS लिखा हुआ है। अगर यहाँ हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 है तो मुझे यहाँ पर भी हाइड्रोजन को कितने करने हैं? 2 ही करने हैं। और 2 करने का मतलब यह है कि डायरेक्ट यहाँ 2 नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। तो अब ये हो क्या गया? अब ये इस तरीके से आप लिख सकते हो H2 भी हो गया लेकिन यहाँ पे S2 भी हो गया। ये केमिकल इक्वेशन ये चीज बताती है कि ये भी आपका क्या हो गया? H2 हो गया और ये भी क्या हो गया? आपका S2 हो गया। मल्टीप्लिकेशन ये बहुत खतरनाक है, अगर आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एग्जाम में जैसे कि आपने ऐसे लिखा हुआ है H2O लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। आपको यही चीजें हर तरीके से चेक करनी है कि कितने हैं। इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्या गिनो? लेफ्ट हैंड साइड पे LHS पे और RHS पे। आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है देखो, मेटल गिनो कितने हैं। राइट हैंड साइड पे देखो मेटल कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे गिनो नॉन मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं। राइट हैंड साइड पे गिनो नॉन मेटल कितने हैं। अगर कुछ और भी अलग चीजें दिखती हैं तो उस तरीके से भी आप अपने इस चीज को देख सकते हो। देखो सबसे पहले देखते हैं, देखो जैसे कि Ag यहाँ पे 4 हो गया,
देखो, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम इन LHS एंड RHS। नंबर ऑफ एटम जो होते हैं बिल्कुल ही सेम होने चाहिए LHS और RHS में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर हमारे पास इक्वेशन जो होगी यानी कि नंबर ऑफ एटम जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो अनबैलेंस है, और उसी को फिर हम इस चैप्टर पढ़ते हैं बैलेंस करना। टोटल मास ऑफ द रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि दो चीजें बताता है। देखो, वो कहते हैं क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड, यानी कि जितने रिएक्टेंट साइड पे मास है और टोटल मास प्रोडक्ट साइड पे कैसा होता है, बराबर होता है। और ये बराबर कब होगा, जब जो एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये बराबर कब होगा, जब LHS में, जब हमारे पास LHS में बराबर होगा RHS के। एटम बराबर होंगे तो इनके मास भी कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। जब हमारे पास LHS में एटम बराबर हैं तो मास भी कैसे रहेंगे, इसके बराबर ही रहेंगे। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चेक करना है मेटल को कि मेटल कितने हैं। सबसे पहले हमें क्या बनानी है, एक टेबल बना लेना। इधर आपको लिखना है LHS वाली टेबल और इधर बनानी है RHS वाली टेबल। LHS में लिखना है आपको मेटल कौन कौन से हैं, नॉन मेटल कौन कौन से हैं, और इधर भी उसी चीज को लिखना है कि मेटल कौन कौन से और नॉन मेटल कौन कौन से हैं, और उनकी काउंटिंग लिखनी है। इधर मान लीजिए मेटल 2 हैं, इधर 4, नॉन मेटल 4 है, इधर 6 है, इधर 3 है, कुछ भी अलग तरीके से आप अपना लिख सकते हैं। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं बराबर कैसे किया जा सकता है। तो पहले मेटल और नॉन मेटल को क्या करना, आपको लिखना है एक टेबल बना के। जब शुरुआत में आप टेबल बना के लिखिए, जब आप इस चैप्टर के शुरुआत में शुरुआती क्वेश्चन को करेंगे तो आप अपने टेबल बना के लिखिए। जब टेबल बनाना आप सीख जाएंगे तब आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देखकर भी उसको बैलेंस करना सीख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या है, हम इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि ये Fe3, देखिए चाहे आप इस तरीके से लिख लो, आप थोड़े से अगर समझदार नहीं हो तो आप इस तरीके से लिखिए। मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमने ऐसे लिख लिया। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं और O4 लिख सकते हैं। इधर देख लेते हैं, ये Fe3 लिखा हुआ है, ये O4 लिखा हुआ है, और प्लस में कितना लिखा हुआ है, ये हाँ 4 दूनी 8 लिखा हुआ है। अब देखिए क्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं, इस चीज को देखते हैं। हाइड्रोजन 8 यहां है और हाइड्रोजन तुम्हें 8 यहां पर भी दिख रहा होगा। अच्छा, ऑक्सीजन 4 यहां दिख रहा है और ऑक्सीजन 4 यहां पर भी दिख रहा है। ये Fe3 यहां पर भी दिख रहा है और Fe3 यहां पर भी दिख रहा है, यानी कि मेरे पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है इस पे दोनों साइड कैसी चीजें दिख रही है, मेरे को बराबर दिख रही है। इस वाले में देखते हैं, देखिए Al2 है और O3 है, Al2 है और O3 है, यानी कि लिखा कैसे है ये तो एज इट इज दिख रहा है। ये एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये H6 लिखा हुआ है और ये Cl भी 6 लिखा हुआ है। इसको देखते हैं, यहाँ एल्युमिनियम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है, और Cl कितने हैं, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और O कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या अब देखते हैं कि हमारे पास बराबर है या नहीं है। देखिए O3 यहां है और O3 यहां है। एल्युमिनियम के 2 एटम इधर हैं, एल्युमिनियम के 2 एटम आपको यहां पर भी दिख रहे हैं। उसके बाद आपको H6 दिख रहा है, हाइड्रोजन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम आपको यहां पर भी दिख रहे हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा Cl6 दिख रहा है और Cl6 आपको यहां पर भी दिख रहा है। तो ये आपको चीजें कैसे दिखाता है, बिल्कुल ही बराबर दिखाता है। यानी कि ये भी क्या है, हमारा एक प्रकार का बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस अनबैलेंस, यानी कि क्वेश्चन था अनबैलेंस का और क्वेश्चन को हमने कैसे दिखा रखा है इसमें बैलेंस। ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, लेकिन एग्जाम में आपको ये इस तरीके से नहीं आएगी, ये अनबैलेंस करके आएगी और आपको फिर इस तरीके से आपको करके दिखाना पड़ेगा कि हमें इसको बैलेंस करेंगे कैसे। स्टेप बाय स्टेप इसके हर एक तरीके होते हैं उनको करने के। देखिए इसमें, देखिए आप इसको देख सकते हैं, क्या इसमें और ये रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे क्या चीजें बराबर है या नहीं है, इनको भी देख लेते हैं। देखिए इसके ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम हैं। यहाँ पे S कितना है, 1 है, यहाँ पर भी S कितना है, 1 है। कॉपर के कितने एटम है, 6 एटम है, और कॉपर के कितने, देखिए 2 एटम तो आपको यहाँ दिख रहे हैं कॉपर के,
और दो दूनी 4 एटम आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कॉपर के कितने एटम हो गए, 6 एटम हो गए। इस तरीके से हमारी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस है। एग्जाम में यही चीज आपको अनबैलेंस करके दिखेगी, तो आपको दोनों साइड देखना है कि किसको कैसे बराबर किया जा सकता है। और भी चीजें हैं, आप उनको भी देख सकते हो कि चीजें बराबर है या नहीं है, लेकिन आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है मेटल कितने हैं, लेफ्ट पे मेटल कितने हैं और राइट पे मेटल कितने हैं। पहले मेटल को बराबर करना है, उसके बाद नॉन मेटल को बराबर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है O के बारे में, और फिर देखना है H के बारे में, ऑक्सीजन को देखना है और बाद में H को देखना है। सबसे पहले क्या देखना है आपको, मेटल देखना है कि मेटल कितने हैं, उसके बाद आपको नॉन मेटल देखना है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन देखने हैं, बाद में हाइड्रोजन देखने हैं। और इन देखने के बाद आपको दिखेगा कि लेफ्ट पे फिर एक टेबल बना लेना। टेबल बनाने के बाद आपको दिखेगा किस प्रकार से आपको मेटल दिखा, मेटल कितने हैं तो मेटल को पहले बराबर करो, नॉन मेटल कितने हैं तो नॉन मेटल को फिर बाद में बराबर करो, ठीक है। देखें, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर के। देखिए आप Al कितने हैं, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, O2 है, Al2 और H2। मुझे इसको ये बैलेंस है या अनबैलेंस है जरा बताइए, तो ये भी बैलेंस है या अनबैलेंस है, बताइए बताइए, बैलेंस है कि अनबैलेंस है, अभी अनबैलेंस है। ये अभी के केस में कैसा है, ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे बताओ। यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितने से कर देते हैं, 2 से कर देते हैं। मेरे लेफ्ट और राइट एल्युमिनियम तो बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं वहां पे, अच्छा ये तो ये वाला एल्युमिनियम, अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, और यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं, यहाँ तो एक ही है। मुझे वहां पर कितने करने हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 ही रह जाएंगे अभी भी। मुझे कितने से करना पड़ेगा इसको, 3 से। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 3 दूनी 6 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए। अगर यहां पर मुझे हाइड्रोजन को 6 करना है तो कितने से करना पड़ेगा, 3 से। अब देखो एल्युमिनियम 2 है, यहां पर भी एल्युमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 6 है, यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कैसा है 3 हो गए। इस तरीके से हमारा इक्वेशन कैसा हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक इसी तरीके से इसको भी कर लोगे, हो जाएगा। चलो, और इसी तरीके से एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे बैलेंस करने के लिए आ जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते समय एक बात का ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन करते समय एक बात का ध्यान रखना कि मल्टीप्लीकेशन सबके साथ होगा। जब भी आप बैलेंस करना चाहोगे तो मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, सबके साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को अगर Al को 2 करना है तो मैं केवल इतने को ही मल्टीप्लाई करके छोड़ दूंगा, ये तो मेरा 3 रह गया, ये भी 6 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ये पूरे टर्म के साथ हो जाता है। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था कि ये अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन होगी, ये एक टर्म लिखी हुई है, और एक टर्म को हम अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देता है वो। तो कभी भी आधा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन पूरा करना है, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई डू बैलेंस, अच्छा केमिकल हम किसी भी चीज को हम बैलेंस जो अनबैलेंस जो होता है उसको बैलेंस करते क्यों हैं, मतलब किसी भी चीज को जो अनबैलेंस होता है वो हम बैलेंस करते क्यों हैं, बताइए बताओ कि हम बैलेंस करते क्यों हैं। क्योंकि हमें पता है कि केमिस्ट्री की दुनिया में कभी भी, केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे चीजें हमारे पास बराबर होनी चाहिए। रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे चीजें बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे पास वो एकदम परफेक्ट फार्मूला बनता है, वरना वो परफेक्ट फार्मूला हमारे पास बनेगा ही नहीं। तो इसी वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ जाती है, हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ जाती है। तो आपके लिए जरूरी है सबसे पहले क्या समझना, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर तक आपको 10th क्लास के जो 4 चैप्टर हैं शुरू के, जो केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं, इसमें आपको सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले होंगे वो पढ़ना सीखना है। कि शुरुआत में मेटल लिखा जाता है, बाद में नॉन मेटल लिखा जाता है, और उसको पढ़ते जब रिएक्शन होने के बाद, जैसे कि ऑक्सीजन किसी के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, जिंक जब ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, उसको ऑक्साइड बनाता है। तो जिंक करेगा तो जिंक ऑक्साइड, लेड करेगा तो लेड ऑक्साइड, आयरन करेगा तो आयरन ऑक्साइड, कुछ भी करेगा तो उसके आगे क्या लगा देना आपको, ऑक्साइड। यानी कि आपको केमिकल फॉर्मूला पढ़ना भी आना चाहिए। शुरुआत के 4 चैप्टर में आपको केमिकल चीजें ही पढ़नी, और चीजों को पढ़ते ही रहे, उसको सीखना भी है। पहले मेटल लिखा जाना है और बाद में नॉन मेटल लिखा जाना है, ठीक है।
देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन होगा केमिकल, हमने शुरुआत में देख लिया कि किस प्रकार से हमें रिएक्शन है क्या, रिएक्शन करने के लिए हमें किन के रिएक्टेंट साइड होता है, प्रोडक्ट साइड होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, हमें किस प्रकार से दिखेगा कि कुछ ना कुछ हरकत होगी तभी पता चलेगा। तो केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो कुछ ना कुछ उसमें चीजें पता चलेंगी। क्या होगा, आपको क्या चीजें याद रखेंगे, फैक्ट याद रखना है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, फैक्ट याद रखना है कि क्या होगा, या तो कोई ना कोई गैस निकलेगी, या तो कोई ना कोई क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, या तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। आपने 8th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें हमने कलर चेंज करने के, आलू के अंदर जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी तो उसमें हमने कलर चेंज किया था। यानी कि कलर चेंज होने का मतलब क्या था कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी, है ना, उसमें से कोई या तो कोई ना कोई क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, या तो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या तो टेम्परेचर घट जाएगा, या तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, ठीक है, या तो क्या कर देगा, उसको अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, या तो वो उसमें घुल जाएगा, या तो पानी में घुल जाएगा, या तो पानी में वो नहीं घुलेगा। यानी कि इन 4-5 चीजों को देखने के बाद आप ये बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन हुई है, इसकी पहचान क्या होगी, वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। वो क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करने के सॉलिड से होगा, लिक्विड में चला जाएगा, गैस में चला, गैस से कहीं कुछ भी चला जाएगा, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में जैसे पहले था वो नहीं रहेगा। इन सब में से या तो सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि एक कि कोई भी नहीं होगा। अगर कोई भी नहीं हुआ तो वो अपनी स्टेट, उसने वो क्या केमिकल रिएक्शन नहीं करी है। तो क्या करेगा, वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, अपना कलर चेंज करेगा, उसमें से कोई ना कोई गैस निकल जाएगी, या तो पानी में गायब हो जाएगा, यानी कि पानी में वो घुल जाएगा। ये सारी चीजें देखने के बाद आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होने की पहचान क्या है कि 4 चीजें, अपनी स्टेट चेंज कर देगा, अपना टेम्परेचर चेंज कर देगा, अपना कलर चेंज कर देगा, अपना जो उसमें से कोई ना कोई गैस निकलेगी, या तो पानी में वो खत्म हो जाएगा। देखिए अब यहां से है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको इसका केवल एक ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी क्लासेस की सेकंड क्लास जब लेंगे तो फिर उसको बड़े तरीके से उसमें करवा देते हैं। हमारे पास होती है 4 तरीके की हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन, सबसे पहली रिएक्शन होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन, फिर होता है डिकम्पोजिशन, फिर होता है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, क्या क्या चीजें रहती हैं, 4 तरीके के हमारे पास है। देखिए आप 4 जनरल चीजों को समझो। देखिए एक ए नाम का व्यक्ति था, एक बी नाम का व्यक्ति थी, क्योंकि ये एलिमेंट होगा, ये मेटल होगा और ये नॉन मेटल होगा, दो मिलके एक बनाएंगे, दो मिलके क्या बना देंगे, एक बना देंगे। ये आपकी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। दूसरे में क्या होगा, एक ही रहेगा या आपस में ही रिएक्शन कर जाएंगे। रिएक्शन क्या करेंगे, या तो हीट मिलेगा इनको, या तो क्या मिलेगा इनको, हीट मिल जाएगा, नीचे से गर्म कर देंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे इसमें, या तो गर्म कर देंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे। तो ये अपने आप को ब्रेक कर देंगे और कितने बन जाएंगे, ये 2 बन जाएंगे। यानी कि एक 2 थे तो 1 बन गया, और एक था तो कितने बन गए, 2 बन गए। और क्या है, अच्छा और क्या होता है, जैसे कि एक क्या रहेगा, एक ए नाम का व्यक्ति है, ये अकेला व्यक्ति घूम रहा है, बहुत ताकतवर व्यक्ति घूम रहा है, एक शादीशुदा जोड़ा जा रहा है, एक शादीशुदा जोड़ा जा रहा है। सी और डी का क्या है, एक शादीशुदा जोड़ा जा रहा है और एक ताकतवर मोटा ताजा व्यक्ति घूम रहा है। इसको इसकी बीवी पसंद आ जाए, इसको इसकी बीवी क्या हो, पसंद आ जाए। ये पतला दुबला आदमी था, अब ये कैसा था व्यक्ति, ये पतला दुबला आदमी था, इसको लात मार के भगा देगा और ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा भैया, ये इसकी बीवी हथिया ली इसने और क्या कर दिया, सी को भगा देगा। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, भगा दिया उसको, उसकी जगह चेंज हो गई, अब उसने उसकी बीवी छीन ली है। क्यों छीन ली है, क्योंकि ये जो था कैसा था, ये ताकतवर था, किससे, इस वाले से क्या था, ये ताकतवर था। और ताकतवर को कहते हैं रिएक्टिविटी। ए ज्यादा रिएक्टिविटी है सी से, लेकिन कभी कभी अब तो समाज हमारा बदल रहा है, कुछ समाज हमारा इतना बढ़िया बदल रहा है कि एक शादीशुदा जोड़ा यहां घूम रहा है और एक शादीशुदा जोड़ा यहां घूम रहा है। इसको इसकी बीवी पसंद आ जाती है, इसको इसकी बीवी पसंद आ जाती है, नहीं, क्या होता है, एक ये घूम रहा है, एक शादीशुदा जोड़ा ये घूम रहा है और एक शादीशुदा जोड़ा ये घूम रहा है। तो एक ये मेटल
इसके नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। इसकी बीवी उसके पास, इसकी बीवी इसके पास। तो एक था डिस्प्लेसमेंट, और अब ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा हमारा, ए जुड़ गया सी के साथ और बी जुड़ गया डी के साथ। ऐसा ही था क्या, नहीं ऐसा नहीं था। कैसा जुड़ गया, ए जुड़ गया डी के साथ और बी जुड़ गया सी के साथ। ऐसा लिखा क्यों है, पहले क्या लिखा गया है, पहले मेटल लिखा गया है। देखिए दोनों में पहली जगह क्या है, दोनों में पहले में ही क्या है, मेटल है। ये गलत लिख दिया है, ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा। यानी कि शुरुआत में क्या लिखना है आपको, मेटल, और बाद में क्या लिखना है आपको, नॉन मेटल। तो ये कैसी रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट। जब केमिकल फॉर्मूला देखोगे, मैं जब आपको कल की क्लास दूंगा, जब केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा। मान लीजिए एक कोई चीज यहां पर है, कोई चीज यहां पर है, मिल गई, और यहां पर रिएक्टेंट साइड पे आपको एक ही दिख रही है, तो कैसी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन होगी। दो चीजें मिलकर एक बना दे, नहीं, ये कैसा होगा, डिकम्पोजिशन होगा, एडिशन होगा। कैसा रहेगा ये रिएक्शन का नाम, क्या रहेगा इसका, अगर दो मिलकर एक बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन। दो मिलकर, यानी कि दो मिल थे, यानी कि एक ए नाम का व्यक्ति था, बी नाम की शादी, बी नाम की लड़की से शादी कर ले, क्या बना दे इसने, ए बी बना, यानी कि दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। ए क्लास और बी क्लास दोनों क्या हो गई है, कंबाइन हो गई है, ए बी कहला गया उसका, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन। लेकिन जब क्या हो, जब ऐसा रहे, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, कह दिया अलग अलग हो जाओ, कह दिया हम नहीं होंगे, तो कुछ को करंट दे दिया और कुछ को गर्म कर दिया, कुछ को करंट दे दिया और कुछ को गर्म कर दिया। क्या ठीक है, हम अब अपनी अलग अलग क्लास में चले जाते हैं। तो एक ही कब टूटेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। एक को, कुछ को करंट दे दो, कुछ को हीट दे दो, वो टूट के दो में बदल जाएंगे। और ये दोनों तो काफी आसान है, आपकी डेली लाइफ से आप आस पड़ोस में देखते ही रहते होंगे, उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, कैसा दिखेगा, ए बी एक जोड़ा जा रहा था, सी नाम का कोई व्यक्ति उसको दिख गया, उसको क्या हो गया, ए जो था वो सी के साथ जुड़ गई, नहीं ए सी के साथ नहीं, कैसे जुड़ जाएगी, ये मेटल है ये भी मेटल है, तो ये किसके साथ जुड़ जाएंगे भैया, सी जो होगा वो बी के साथ जुड़ जाएगी, नहीं उल्टा लिखना पड़ेगा, बी जो होगा वो सी के साथ जुड़ जाएगी और ए को अकेला छोड़ देंगे। कैसा ही है, डिस्प्लेसमेंट, भगा देंगे इसको, कह दे तू किसी काम का नहीं है, निकल जा मेरे पास से, भगा देंगे, और भगाने के बाद वो अकेला दिख जाएगा। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, भैया मैं भी अकेले रहूंगा तो हमारी एक्सचेंज कर ले, मैं तेरी वाली लेता हूँ, दोनों के साथ क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जब कल चीजें देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में हम चीजों को देखते हैं, केवल यही एक पार्ट रह जाता है, फिर थोड़ा सा रेसिस्टिविटी का रह जाता है, रेजिडेंस और भी चीजें रह जाती है, उस चीज को हम कल देखते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल।